हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई बता दीजिए मुझे भाई क्या हालचाल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिक्स में आपको बताया था, 11th फिजिक्स में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था न्यूटन्स लॉ के बारे में, न्यूटन्स की और लॉज के बारे में हमने डिस्कशन कर ले लिया था, ठीक है। और फिर हमने बताया था आपको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर, ठीक है। साथ ही साथ में पहले एक छोटा सा टॉपिक है मोमेंटम कंजर्वेशन, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है अमित कुमार। आई वेलकम यू ऑल ऑन एमिटिव यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, आ जाएंगे सारे के सारे। तो लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम हमने डिस्कशन में ले लिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर मोमेंटम? इट इज ओनली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी एंड इस डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और मोमेंटम की कॉन्सेप्ट से ही हमने न्यूटन्स का अपने पास सेकंड लॉ को हमने डिफाइन किया था, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी पी वेक्टर अपॉन डी टी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इतना हमने डिस्कशन में ले लिया था, बहुत बढ़िया। तो भाई अब हम डिस्कस करते हैं आगे लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के ऊपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। क्या हेडिंग डालेंगे? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो चलिए भाई हेडिंग डालेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, या हम बोल सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, सिंपल सी बात, मोमेंटम कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं। तो हम बात करें मोमेंटम कंजर्वेशन की, मोमेंटम कंजर्वेशन, देखो भाई कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई जो अपने पास ऑब्जेक्ट है या कोई भी फिनोमेना संरक्षित रहे, मतलब जो है वही है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि कोई चीज़ सेफ है, संरक्षित है, उसका मतलब जो पहले थी वो भी बाद में भी वही है, ठीक है। कुछ चेंज नहीं हुआ, कंजर्व्ड है, ठीक, कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हो, कंजर्वेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। कंजर्वेशन पॉपुलर वर्ड है इसलिए हम कंजर्वेशन संरक्षित बोलते हैं। अपने पास क्या बोलते हैं, रेखीय संवेग का संरक्षण नियम, ठीक है, रेखीय संवेग का संरक्षण नियम। तो भाई हम बात करें लीनियर मोमेंटम होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम है वो डायरेक्टली द मास प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी। ये तो एक पर्टिकुलर अपने पास एक पॉइंट, एक अपने पास एक ऑब्जेक्ट का हो गया। लेकिन बात करें कोई सिस्टम की, उस सिस्टम में मान लीजिए लॉट्स ऑफ अपने पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? तो भाई लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपल आपको वेक्टर एडिशन कर देना है, सिंपल वेक्टर ऐड कर दो, ठीक है। तो मान लेते हैं हम सिस्टम की बात करते हैं, जनरल केस की बात करते हैं, और फिर हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हम वैसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम जनरल की बात करें, ठीक है। तो मैं एक सिस्टम लेने जा रहा हूँ, एक सिस्टम लूँगा, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स का, उनके लिए हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए भाई, तो मैं मान लेता हूँ कंसीडर, ठीक है, कंसीडर ए सिस्टम, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n particles of masses m1 m2 m3 mn, ठीक है, ठीक है। मासेस n पार्टिकल ले ली जिनके मास mn है, ठीक है। सिस्टम ऑफ n पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 m3 mn, ठीक है। with their velocities मैं बोलूँ v1 v2 वेक्टर क्वांटिटी है, v3 वेक्टर एंड सो ऑन vn वेक्टर, ठीक है। ये हमने उनकी वेलोसिटी बोल दी, बहुत बढ़िया भाई। चलिए ठीक है, देन ठीक है, नाउ हम बात करें मोमेंटम, टोटल सिस्टम के मोमेंटम की। नाउ द मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम, the linear momentum of the system is
system is the vector sum of all momenta the vector sum of all momenta of particles। वाजी वाह सर, ठीक है, सभी का वेक्टर सम ले लो, ठीक है। हम बात करें दैट इज, हम ये बोले कि भाई टोटल सिस्टम का मोमेंटम निकालना है, यानी पी वेक्टर निकालना है, तो सिंपल आपको करना है P1 वेक्टर लिखना है, P2 वेक्टर लिखना है, प्लस P3 वेक्टर लिखना है, और n पार्टिकल्स है ना, हाँ n पार्टिकल्स है, तो हम क्या करते हैं n पार्टिकल्स के हम मोमेंटम की बात कर लेते हैं भाई। वाह जी वाह सर। अच्छा एक बात बताएंगे मेरे को, ये अपने पास मोमेंटम आ गया, P1 वेक्टर क्या है m1v1 वेक्टर, P2 वेक्टर क्या है m2v2 वेक्टर, P3 वेक्टर क्या है m3v3 वेक्टर, P4 वेक्टर क्या है m4v4 वेक्टर, ऐसे तो होता है, तो सिंपल हम उनको ऐड कर देंगे। वाह जी वाह सर। चलो स्टार्ट करते हैं, ये सिस्टम की बात हो गई, चलो ठीक है। अब हम बात करें, देखिए ये सिस्टम की बात आगे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर हम बोल सकते हैं P1 वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, वेयर P1 वेक्टर इज इक्वल टू P2 वेक्टर, वो जो भी है हम बात करें। अब देखिए वी नो दैट बाय न्यूटन्स लॉ, when there is no any external force on any system then total linear momentum is remains constant। दैट इज, भाई हम बात करें कि यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, देखिए हम बात करें, देखिए जो ये फोर्स अपने पास न्यूटन का सेकंड लॉ में अपने पास ये जो अपने पास फॉर्मूला था dp वेक्टर अपॉन dt, यहाँ पर जो फोर्स होता है वो एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स होता है मेरे बच्चे, ठीक है। और जो भी जितने भी इंटरनल फोर्सेज होते हैं ना, जितने भी इंटरनल फोर्सेज होते हैं वो एक्शन रिएक्शन को कंप्लीटली फॉलो करते हैं, मतलब एक ही सिस्टम में, ठीक है। एक सेकंड गाइस, तो इंटरनल फोर्सेज की बात करें, उनके कारण जो ये जो फोर्सेज होते हैं वो आपस में नेगलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जीरो हो जाते हैं इंटरनल फोर्सेज। तो जितना भी इफेक्ट आएगा केवल एक्सटर्नल फोर्सेज के कारण आएगा सिस्टम में, है ना। क्योंकि ये जो है एक पेयर बना लेंगे, जितना फोर्स अपने पास एक डायरेक्शन में लगे उतनी डायरेक्शन अपोजिट लग जाए, तो इंटरनल फोर्सेज है ना, इंटरनल फोर्सेज के कारण मोमेंटम में चेंज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वो हम डिस्कस भी कर लेंगे कुछ एग्जांपल्स लेकर। तो ऑल जो है एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर आएगा। और हम बात करें जो एक्सटर्नल फोर्स है, या हम बोले एफ वेक्टर है जितना भी उस सिस्टम पर, वो क्या होता है डीपी वेक्टर अपॉन dt। अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं इफ अपने पास एफ एक्सटर्नल यदि सिस्टम पर जीरो है तो क्या होगा भाई, सिस्टम पर जीरो है, देन क्या होगा dp वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये होगा कि जो p वेक्टर है ना वो कांस्टेंट हो जाएगा, p वेक्टर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये जो है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, सिस्टम के ऊपर हम बोलें कि ये जो हो जाएगा p1 वेक्टर प्लस अपने पास p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर और प्लस अपने पास डैश डैश अपने पास p4 वेक्टर और सॉरी pn वेक्टर और इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा कांस्टेंट। ये हो जाएगा अपने पास, बोलो। ये टोटल सिस्टम जो है ये एक जनरल वे था अपने को डेरिवेशन करने के लिए, थोड़ा सा हिंट देने के लिए, ठीक है। तो जितना भी लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब पहले जो सिस्टम के ऊपर जो लीनियर मोमेंटम था सिस्टम का वो बाद में भी उतना ही रहेगा, पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। अच्छा, लीनियर मोमेंटम की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है ना,
लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है वो बहुत ही कुछ अपने पास जो फिजिकल फिनोमेना उसमें हम देख सकते हैं। पहला जो अपने पास लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है वो हम देख सकते हैं भाई। पहली जो बात है, देखो जब भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ठीक है, हम बोले एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, ठीक है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब, तो इसके अंदर भी हम अपने पास देखते हैं कुछ एग्जांपल्स में, हम डिस्कस आगे इसको एलोबरेट करेंगे अभी, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा जो एग्जांपल है, हम बात करें रॉकेट प्रपल्सन, ये तो बहुत ही कॉमन है, रॉकेट प्रपल्सन, ठीक है। हम बात करें थर्ड की बात करें तो हम बात करें फायरिंग, ठीक है, जब हम गन से फायर करते हैं, ठीक है, तब भी अपने पास ये होता है, ठीक है, ठीक है, रॉकेट प्रपल्सन, ठीक है, ये अपने पास। फायरिंग की बात करें, जैसे मैं बोलूँ कि गन से फायर करें, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि फायरिंग ऑफ ए बुलेट, ठीक है, फ्रॉम गन, तो ये भी अपने पास, इसके अंदर भी अपने पास क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, चलो इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसको हम डिस्कस इसको इसके लिए तो अपने पास एक पर्टिकुलर अपने पास पूरा डिस्कशन आएगा रॉकेट प्रपल्सन के ऊपर, तो सारा डिस्कशन लेंगे, लेकिन पहले जो है अपन इन दोनों को एग्जांपल्स को डिस्कस करें। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो आप तो ये याद रखिए, जब भी यदि किसी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है या नेट टॉर्क 0 है, ठीक है, तो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है, मतलब जो पहले था वो बाद में भी वही रहेगा। पहले यदि मान लीजिए पार्टिकल किसी पी वेक्टर मोमेंटम से चल रहा था, तो कुछ भी हो जाए, कोई भी क्रिया हो जाए, कोई भी अपने पास एक्सटर्नल फोर्सेज लग जाए, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा, कोई भी अंदर सिस्टम के अंदर कुछ भी हलचल हो जाए, तो जो मोमेंटम है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखिए एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा, पहले इसको नोट करेंगे सारे के सारे, ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल लेंगे अपन, हम एग्जाम्पल लेंगे अपने पास पहले बुलेट का लेते हैं, ठीक है, तो भाई ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम बात करें कि पहले जो बात करें वो बात करते हैं फायरिंग, ठीक है, बुलेट से फायर करें तो क्या होगा, तो देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल्स में हम बात करें, एग्जाम्पल्स के अंदर बात करते हैं। चलो पहला जो एग्जाम्पल है वो हम बात करते हैं, चलो बुलेट्स को अपने फायर करते हैं, ठीक है, व्हेन वी फायर, ठीक है, व्हेन वी फायर ए बुलेट, ठीक है, बुलेट, देन देयर इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कंसेप्ट, देयर इज, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, देयर इज लीनियर मोमेंटम कंजर्व। कैसे? मान लेते हैं कि मान लीजिए अपने पास ये आपके पास एक गन है, ठीक है, तो ये हम बात कर लेते हैं, ये आपके पास एक गन है भाई, ठीक है, ये आपके पास एक गन है, ठीक है, ये आपके पास एक गन है। अब हम बात करें यहाँ से, मान लीजिए, ठीक है, लेट हम बात करें, लेट मास ऑफ गन, मास ऑफ गन तो कैपिटल M ले लेते हैं, ठीक है, और मास ऑफ बुलेट ले लेते हैं, मास ऑफ बुलेट की बात करें तो वो ले लेते हैं स्मॉल m, ठीक है। तो भाई मान लेते हैं कि चलो एक अच्छे से हम ड्रॉ करें इसको, तो मान लेते हैं ये आपके पास एक बुलेट है इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ से आपने क्या किया, इसको फायर कर रहे हो, ठीक है। तो हम बात करें, ठीक है, बिफोर हम बात करें, बिफोर फायरिंग की बात करें, ठीक है, बिफोर फायरिंग क्या था भाई, यदि ये बात करें गन का जो मोमेंटम था, ठीक है, गन का मोमेंटम, ठीक है, कैपिटल P ले लेते हैं या P गन के लिए लिख देते हैं, ठीक है, P वेक्टर कितना था, 0 था, और बुलेट का कितना था, बुलेट का भी कितना था, 0 था, क्योंकि रेस्ट पर थे सभी, ठीक है,
ये कैपिटल एम मास की है अपने पास, ये स्मॉल एम मास की है बिफोर फायरिंग। और जब आपने फायर कर दिया, ठीक है, जब आपने फायर कर दिया तो होगा क्या, ठीक है, होगा ये अपने पास, जब आपने फायर कर दिया, ठीक है, आपने जब फायर कर दिया तो यहाँ पर जो हम मान लेते हैं ये जो अपने पास जो बुलेट है, ठीक है, ये जो बुलेट है वो एम मास की मान लेते हैं। यहाँ पर जो वेलोसिटी वी वेक्टर आ गई, ठीक है, यहाँ पर, और इसकी जो वेलोसिटी हम मान लेते हैं कैपिटल वी वेक्टर आ गई, ठीक है। तो बात करें, ठीक है, आफ्टर दी फायरिंग क्या होगा भाई, आफ्टर फायरिंग क्या होगा, आफ्टर फायरिंग यदि बात करें तो अपने पास पता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है, देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पर जीरो है। तो जो सिस्टम का जो मोमेंटम है, सिस्टम का जो मोमेंटम वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। मतलब ये है कि पहले जो लीनियर मोमेंटम था जीरो था सिस्टम का, सिस्टम का मोमेंटम कितना था भाई, सिस्टम का मोमेंटम कितना था, सिस्टम का मोमेंटम बात करें, सिस्टम का जो मोमेंटम था वो जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर था, ठीक है, जीरो था दोनों का। लेकिन फायरिंग के बाद में होगा क्या, फायरिंग के बाद में भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन की कॉन्सेप्ट हमें पता है। मतलब ये होना चाहिए गन का जो मोमेंटम है और बुलेट का जो मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब गन का जो मास है वो m है, बाद में मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी v वेक्टर हो गई, बुलेट के मास m है, इसकी वेलोसिटी v वेक्टर हो गई जीरो। मतलब ये हो गया बुलेट अपने पास माइनस m बाई कैपिटल M इंटू वी वेक्टर। ये जो कैपिटल v वेक्टर है ना, ये अपने पास गन की वेलोसिटी है और ये क्या है, बुलेट की है। अब आप एक बात देखें, आप ये बात देखें, देखो आ जाएंगे सारे के सारे, देखो माइनस जो साइन है वो ये बता रहा है कि जो गन की जो वेलोसिटी है, गन की जो वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट में होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो वेक्टर है अपने पास v वेक्टर, ये बुलेट के लिए था इस तरफ, ठीक है, ये बुलेट के लिए हो गया p बुलेट, ठीक है, ठीक है। अब बात करें कि ये अपने पास गन का किस तरफ होना चाहिए भाई, हमें जीरो करना है। तो जीरो करना तो हमें पता है कि दो वेक्टर तभी जीरो होते हैं जब वो एंटी पैरेलल हो, ठीक है, एंटी पैरेलल हो और मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए। तो मैं बात करूँ ये जो है गन का जो मोमेंटम वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और जो हो भी रहा है माइनस साइन है। और इसकी जो वेलोसिटी होगी ना, गन की जो वेलोसिटी वो डिपेंड करेगी m और m पर, ठीक है। चूंकि अपन जान सकते, देखो 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 m जो है वो ग्रेटर देन m है भाई। गन का जो मास होता है वो बुलेट से तो ज़्यादा ही होता है, गन का जो मास है वो बुलेट से ज़्यादा होता है, तो m कैपिटल M है। तो इसका मतलब जो गन की जो वेलोसिटी है ना, गन की जो वेलोसिटी वो लेस देन होगी बुलेट से, क्या होगी, बुलेट से। और ये आप देख भी सकते हो तभी जो अपने पास जो है उसकी जो वेलोसिटी कम होती है जब आप फायर करते हो, जब आप फायर करते हो तो जो बुलेट है वो बहुत तेज स्पीड से चलती है, जबकि गन जो है ना, गन वो बहुत ही लेस अपने पास स्पीड से पीछे की ओर मूव करती है, ठीक है, ताकि मोमेंटम कंजर्वेशन रहे। टोटल सिस्टम का जो है ना, टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम जो है, टोटल सिस्टम का मोमेंटम वो हमेशा कंजर्व रहना चाहिए, जो हमने अभी पढ़ा है। टोटल सिस्टम का मोमेंटम क्या कंजर्व रहना चाहिए। पहले जीरो था, पहले बुलेट भी जीरो थी स्पीड पर और गन भी जीरो स्पीड पर थी, टोटल मोमेंटम जीरो था। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द फायरिंग, देन द मोमेंटम शुड बी, मस्ट बी कंजर्व्ड, ठीक है। तो वो हो गया अपने पास। और वेलोसिटी कोई पूछे गन की, ये वेलोसिटी आ गई, कैपिटल M ज़्यादा है तो उसका कम होता है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब में भी आता है, ठीक है। तो पहले इसको नोट करेंगे भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए भाई आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नोट कर ले। तो अब आगे हम बात करें भाई, ठीक है, आगे हम बात करें यदि बम ब्लास्ट की बात करें, ठीक है, बम ब्लास्ट की बात करें, मैं बात करूं कि एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। तो मान लेते हैं लेट, ठीक है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन हम बात करें, मोमेंटम कंजर्वेशन is also valid in bomb explosion कैसे
मान लेते हैं भाई ये आपके पास एक बॉम्ब है, ठीक है, ये आपके पास एक बॉम्ब है, ठीक है, ये अपने पास एक बॉम्ब है, वाह जी वाह, कैपिटल एम मास का रखा हुआ है। तो रखा हुआ है तो इनिशियली जो मोमेंटम है वो कितना है, जीरो है। सिंस देर इज एफ एक्सटर्नल, जो है सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स है क्या, जीरो है, तो इसका मतलब जो बॉम्ब का जो अपने पास जो मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि पी फाइनल जो है वो पी इनिशियल के होना चाहिए, मतलब जीरो होना चाहिए, जीरो वेक्टर के। मान लेते बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, एक m1 मास का टुकड़ा यहाँ चला गया, m2 मास का टुकड़ा यहाँ चला गया, m3 मास का टुकड़ा यहाँ चला गया, m4 मास का टुकड़ा यहाँ चला गया। आप सर सिमेट्री में क्यों ले रहे हो, सिमेट्री में क्यों, अभी बताएंगे उसकी बात, ठीक है। मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 वेक्टर है, इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 वेक्टर है, इसकी जो वेलोसिटी है वो v3 वेक्टर है, ठीक है, और ये अपने पास हो गया। तो फाइनल जो मोमेंटम है वो कितना होगा भाई, बात करें m1 v1 वेक्टर प्लस हम टोटल सिस्टम की है ना भाई, सिस्टम किस में टूट गया, सिस्टम टूट गया छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो टोटल सिस्टम का जो अपने पास मोमेंटम होगा वो हर एक पार्टिकल के मोमेंटम का वेक्टर सम होगा। मतलब ये होगा, हम ये बात करें कि m1 v1 है, समेशन ले लें, mi vi जो वेक्टर है यानी i बराबर 1 to 4 है, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब सभी का जो वेक्टर सम है ना वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। जीरो क्या मतलब, ऐसा हो जाना चाहिए कि इनको ऐड करूँ तो जीरो आए। मान लेते हैं इस प्रकार से वेक्टर है तो ये इसके जस्ट अपोजिट होगा तभी तो जीरो करेगा, ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा। मैग्नीट्यूड भी m1 v1 और m3 v3 इक्वल हो गए। मान लेते हैं कि ये इस तरफ मूव कर रहा है तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, ये आपस में कैंसिल कर देंगे, ये आपस में कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और टोटल सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जीरो रहेगा जो पहले था। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आती है सेंटर ऑफ मास की। तो जो सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, इसके अंदर जो पहले सेंटर ऑफ मास जो था वो रेस्ट पर था, बाद में भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही रहता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की जो मोशन है वो केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करता है। और देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स, देन द मोशन ऑफ then there will be no motion of center of mass, because center of mass motion is only depends on the external force। तो ये हमने कुछ डिस्कशन में लिया, छोटा सा टॉपिक था लीनियर मोमेंटम। अब हम बात करेंगे भाई, हम अब क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है, ओनली न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे। चलो भाई आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ, ठीक है, नोटबुक से, और हम उनको डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। चलो भाई, चलो भाई, आपके लिए बहुत ही ताज़ा क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई। क्वेश्चंस करोगे ना तुम लोग, चलो भाई क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट थी फ्री बॉडी डायग्राम, वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है अभी क्वेश्चंस में बता देंगे। चलो तो देखिए, पहले फ्री बॉडी डायग्राम की बात बता ही देते हैं आपको, छोटी सी कॉन्सेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए, जब भी हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है, तो एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आती है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, एफबीडी जिसको बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब नाम से देखो क्या हो रहा है, फ्री बॉडी मतलब बॉडी को फ्री करना है। कहाँ से करना है, सिस्टम से फ्री करना है, ठीक है। जब बहुत सारे सिस्टम में पार्टिकल्स हो, उन पार्टिकल्स का, ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर जितने फोर्सेस को शो करना है वो हम फ्री बॉडी डायग्राम से शो करेंगे, ठीक है। बात करें, देखो, वी शो ऑल अप्लाइड फोर्सेस, वी शो ऑल अप्लाइड फोर्सेस
on any body and on any body of system, ठीक है, by free body diagram when body is freed from system, सिस्टम से हम उसको फ्री कर देंगे तो अपने पास जो उसके जो डायग्राम होंगे वो फ्री बॉडी डायग्राम होंगे। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, देखें एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम बात करें कि मान लेते हैं ये आपके पास क्या है ये अर्थ है, ये एक प्लेन है, ठीक है, रिजिड प्लेन, रिजिड सपोर्ट है। ये बात करें, ये मान लीजिए ये m1 मास का कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये m2 मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये m2 मास का ब्लॉक रखा हुआ। अब मैं बात करूं कि भाई ये टोटल सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है, ये अपने पास एक सिस्टम दे रखा है, ये अपने पास एक सिस्टम दे रखा है। अब मैं बात करूं कि भाई m1 मास के ऊपर कितना अपने पास फोर्सेस लग रहा है, तो m1 मास के ऊपर एक पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर, पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर यदि आपको मास फोर्सेस दिखाना है तो आपको दिखाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम से। इसको अलग कर लो सिस्टम से अलग कर लिया, वाजीवा। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, इस डायग्राम को दिखाना, जिन इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम को बोले। अब बात करें कि इसके ऊपर फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, तो फोर्सेस की बात करें, देखिए इसके ऊपर एक तो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, मतलब मैं बात करूं m1g से, ठीक है। साथ ही साथ मैं बात करूं कि ये जो बॉडी है, ठीक है, इसके कांटेक्ट में है, इस प्लेन के कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा नॉर्मल की तरफ, इस तरफ परपेंडिकुलर। तो हम बात करें ये जो है n1 की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये 1 है, ये 1 सरफेस है। अच्छा, ये जो m1 है वो 2 सरफेस पर भी तो कांटेक्ट में है, मतलब m2 जो है इसके ऊपर एक m2 भी अपने पास नॉर्मल रिएक्शन को अपने पास एक्ट करेगी, तो ये मैंने बोल दिया n2 एक्ट कर रही है। अच्छा, इसके ऊपर और कोई फोर्स लग रहा है क्या, इसके ऊपर ग्रेविटी दिखा दिया, वाजिबा, कॉन्टैक्ट दिखा दिया, ये वाला और कोई फोर्स है ही नहीं, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स होता, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स होता है कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो यहाँ पर हम ये भी शो कर देते कि इसके ऊपर एक फोर्स है, एक्सटर्नल लग रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस डायग्राम में रिप्रेजेंट FBD, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो FBD ऑफ m1 पार्टिकल। अच्छा, m2 पार्टिकल की बात करें तो m2 बॉडी की बात करें तो m2 बॉडी के ऊपर जो है, m2 बॉडी के ऊपर देखो एक तो ग्रेविटी लग रही है, वाजिब सर ग्रेविटी तो लगती है नीचे की ओर, और इसके ऊपर एक जो है नॉर्मल की तरफ ऊपर की ओर एक और फोर्स लगेगा, मतलब n2 रिएक्शन लगेगी। अच्छा, इसके ऊपर ये 2 ही लग रहे हैं। आप बोलोगे सर ये कहाँ गया, अरे मेरे बच्चे, ये वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है केवल m1 पर एक्ट कर रहा है, m2 पर कहाँ एक्ट कर रहा है, m2 के ऊपर तो 2 ही हैं, दैट इज ग्रेविटी, सेकंड इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो है अपने पास फ्री बॉडी डायग्राम होता है। तो जब भी किसी भी पार्टिकल के बारे में डिस्कशन करना था, इसकी मोशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, सिंपली जस्ट ड्रॉ द FBD ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है, व्हाइल आइसोलेटिंग दैट बॉडी फ्रॉम द सिस्टम। उस सिस्टम से आइसोलेट कर दो, अलग करो, रिमूव कर लो, फ्री कर दो उसको, दैट इज वाई सी फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो ये अपने पास एक कुछ छोटी सी कॉन्सेप्ट थी, आपको बताना बहुत जरूरी था क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक और छोटी सी बात अभी बता देते हैं, देखिए, ठीक है, इतना हुआ, चलो ठीक है। एक अपने पास बात आती है भाई, कोई बॉडी रेस्ट पर है, कोई इक्विलिब्रियम पर कब रहती है, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पर कब रहती है, तो कोई भी बॉडी है इक्विलिब्रियम पर कब रहती है। मान लो कि कोई बॉडी है, जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि m मास की कोई बॉडी है, ठीक है, अपने पास क्या है, m मास की कोई बॉडी है, कंसिडर m मास बॉडी, इक्विलिब्रियम पर कब रहेगी, तो हम बात करें इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, कब रहेगी, इक्विलिब्रियम पर या रेस्ट पर तभी बॉडी रहती है जब नेट जो फोर्स है वो 0 है, साथ ही साथ घूम नहीं रही तो टॉर्क नेट 0 है, ठीक है। 2 कंडीशन होनी चाहिए, कोई बॉडी रेस्ट पर है ना, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, ठीक है, टॉर्क भी 0 है, घूम नहीं रही, तो रोटेशन इफेक्ट के लिए, तो ये तो है रोटेशनल इफेक्ट के लिए, ठीक है, ये तो अपने पास रोटेशनल इफेक्ट के लिए,
ये तो रोटेशनल इफेक्ट के लिए, और ये अपने पास क्या है, लीनियर मोशन के लिए, लीनियर मोशन के लिए। तो दोनों ही अपने पास कंडीशन में है, तो ये अपने पास करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी कॉन्सेप्ट थी, ठीक है, लिख लेंगे नोट लगाकर छोटी सी साइड में, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, टॉपिक में निकल गया ज़्यादा टाइम, तो ठीक है। तो अब क्वेश्चंस नहीं लिखाएंगे, केवल डायरेक्ट आपको बता देंगे क्वेश्चंस में बोला क्या गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो देखिए आपको एक डायग्राम बना के दे रखा है, डायग्राम बना के दे रखा है। वाह जी सर, डायग्राम तो बड़े मज़े से बनाते हैं। देखो ये तो आपके पास कोई रूफ हो गई, ठीक है, या कोई भी अपने पास एक रिजिड सरफेस है, वहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से एक रोप को, ठीक है, एक 6 kg मास के अपने पास जो है मास के अपने पास बॉडी से उसको अपने को टाई कर रखा है, बांध रखा है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 6 kg मास से आपको यहाँ से रोप को बांध रखा है। और जो रोप है, ये रोप जो वो मासलेस है, ठीक है, मासलेस रोप है, ठीक है। आपने क्या किया, इस रोप को यहाँ से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको इस तरफ खींच दिया, ठीक है, खींच दिया। तो कुछ इस प्रकार से इसकी कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है अपने पास हो जाएगी। और सेंटर से आपने खींचा इसको, ठीक है, सेंटर से आपने खींचा, यानी 6 kg को सेंटर से आपने खींच दिया, तो ये जो पोजीशन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। और यहाँ से जो वो सेंटर है, मतलब जितनी लेंथ नीचे है उतनी लेंथ ऊपर की ओर है रोप की, ठीक है। और ये जो वो 1 मीटर की लेंथ है, ये भी अपने पास क्या दे रखी है, ये भी 1 मीटर की दे रखी है। और यहाँ से आपने फोर्स को लगा रखा है, कितने फोर्स को लगा रखा है भाई, 50 न्यूटन फोर्स को लगा रखा है, 50 न्यूटन फोर्स को लगा रहा है पॉइंट पी से। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द एंगल सस्पेंडेड बाय द रोप फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन। तो वर्टिकल पोजीशन तो अपने पास ये है, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन तो क्या अपने पास ये है, अपने पास ये वर्टिकल पोजीशन अपने पास, ठीक है। ये अपने पास क्या है, वर्टिकल पोजीशन से आपको ये एंगल निकालना थीटा। क्या निकालना है, ये थीटा एंगल निकालना है, यही निकालना है क्या, बिल्कुल ये निकालना है, क्वेश्चन में ये बोला है। और 50 न्यूटन दे रखा, ठीक है, इतना ही है। अब देखिए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि भाई देखो ये पॉइंट पी से है ना, सेंटर पॉइंट से इसको 50 न्यूटन से इसको इस तरफ खींच करके पकड़ा हुआ है बस, ठीक है। ऐसे है कि रोप है, इसको पकड़ खींचा हुआ है, ऐसे रख रखा है, मतलब 50 न्यूटन मैं लगा रहा हूँ, नीचे ग्रेविटी लगा रही है, ऊपर जो भी टेंशन वगैरह सब आ जाएगा। अब एक बात नोटिस करो, ये थीटा निकालना है वो तो निकाल ही लेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात है, ये जो सिस्टम है वो रेस्ट पर है, ठीक है। ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। सिस्टम किस पर है, इक्विलिब्रियम पर है। और ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, ये भी इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। ये पॉइंट पी है जो वो है इक्विलिब्रियम पर। तो देखो देखो एफबीडी बनाएं, ठीक है, एफबीडी बनाएं, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे किसी भी सिस्टम के। तो बात मैं ये करूं कि 6 kg के ऊपर, ठीक है, 6 kg के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, देखो 6 kg के ऊपर फोर्स मैं बात करूं मेरे बच्चे, देख 6 kg के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी कितना लगाएगी 6g, यानी 60 न्यूटन, 6g, ठीक है, 6g लगाएगी, g की वैल्यू होती है 10, तो 6g न्यूटन नीचे की ओर। अच्छा, इसके ऊपर एक फोर्स और लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स, यानी टेंशन T हो गया, ठीक है। बोलो, मतलब मैं बात करूँ भैया ये टेंशन T लग रहा है यहाँ पर, अच्छा ठीक है, ये T1 बोल देता हूँ क्योंकि ये मान लेते हैं ये अलग अलग रोप है, बता तो नहीं रखा लेकिन, ठीक है, अलग अलग बोल देते हैं इस पॉइंट से, अगर सेम होगा तो सेम इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये T1 है, ये अपने पास हो गया T2, ये T1 हो गया, क्योंकि सेम अपने पास रोप है तो T1 हो गया यहाँ पर, ठीक है, T1 बोल दिया। अब मैं बात करूँ कि पॉइंट P की बात कर लेता हूँ, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम वो पॉइंट P, ठीक है, एफबीडी ऑफ ये। तो पॉइंट P की बात करूँ तो यहाँ पर जो अपने पास जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट P के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है अपने पास कितना लग रहा है 50 न्यूटन, साथ ही साथ में देखो यहाँ पर नीचे की ओर जो लग रहा है वो T1 लग रहा है, क्या लग रहा है, T1 लग रहा है, सही है, ठीक है, T1 लग रहा है, वाजिबा। दूसरी बात मैं करूँ कि यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से ये अपने पास एक फोर्स लग रहा है T2, ठीक है, इस तरफ ये अपने पास लग रहा है T2, ठीक है। यहाँ पर जो है देखो जब भी T2 और T1 की डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं सर, देखो T2 T1 की जो डायरेक्शन है वो जो भी कनेक्शन के जो पॉइंट है, ठीक है, जितने भी पॉइंट ऑफ जॉइंट है, ठीक है, जितने भी पॉइंट ऑफ
अटैचमेंट है उनसे अवे दूर की तरफ कर दो। तो यहाँ से दूर की तरफ, यहाँ से दूर की तरफ, ये कनेक्शन है दूर की तरफ, ये कनेक्शन है दूर की तरफ, ठीक है, अवे फ्रॉम दी सेंटर, अवे फ्रॉम दी ज्वाइनिंग पॉइंट। अब बात करें कि भाई एंगल बताओ, तो देखो ये जो एंगल है अपने पास ये वाला थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो बात करूँ ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। अब ये पॉइंट P जो वो किस पर है, रेस्ट पर है, ठीक है, पॉइंट P इज इन इक्विलिब्रियम, और ये भी इक्विलिब्रियम पर है, ये मास भी इक्विलिब्रियम पर, रेस्ट पर है सपोज। तो मैं बात करूँ कि इक्विलिब्रियम पर है, तो ये वाला जो फोर्स है ये वाला फोर्स की इक्वल होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी T1 इक्वल टू 60 न्यूटन आ गया, ठीक है। लीनियर जो अपने पास जब भी कोई बॉडी रेस्ट पर होती है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स उसके ऊपर 0 होना चाहिए, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल जितने भी फोर्सेज हैं वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर ये फोर्स 0 कब होंगे, इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये वाला फोर्स इस फोर्स के इक्वल हो जाए, यानी T1 60 न्यूटन, दोनों अपने पास, वो एक ऊपर खींच रहा है एक नीचे खींच रहा है, दोनों खींच रहे हैं तो रेस्ट पर है, रेस्ट पर है। अगर एक भी ज़्यादा हो गया तो ऊपर की ओर चलना लग जाएगा, ये ज़्यादा हो गया तो नीचे की ओर चलना लग जाएगा, लेकिन रेस्ट पर है। एज द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट बॉडी सिस्टम इज रेस्ट एट रेस्ट। यहाँ पर बात करें तो बात करें, देखो T2 के कंपोनेंट ले लो आप, इस तरफ T2 का कंपोनेंट होगा T2 कोस थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा T2 साइन थीटा। बोल हाँ कि ना, T2 साइन थीटा, बोल सही है, बोल सही है क्या, बिल्कुल। तो बात करें भैया T1 जो है अपने पास, T1 जो हो गया वो हो जाएगा, ये भी रेस्ट पर है, ये भी क्या रेस्ट पर है, तो T2 कोस थीटा हो गया। और अपने पास मैं बात करूँ कि जो अपने पास 50 न्यूटन है, यानी 50 न्यूटन है वो कितना हो गया, T2 साइन थीटा हो गया। अच्छा डिवाइड कर दे क्या, दोनों को डिवाइड कर दे तो टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 50/T1 आ जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 5/6 हो गया। बोल हाँ कि ना, क्योंकि T1 की वैल्यू कितनी है, 60 न्यूटन है, T1 की वैल्यू कितनी है, 60 न्यूटन है, तो यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाल दी। अरे आया क्या मज़ा, अरे बोल हाँ, तेरे से बात कर रहा हूँ, हाँ शांत क्यों आज, क्या बात हुई, क्या हुआ, कोई रूठ गया, कोई नाराज़ हो गया, अरे बता कमेंट सेक्शन में मुझे बता, ठीक है। मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल दे रखी है, तुम नाराज़ मत हो, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी होना है तो बता दीजिए भाई, ठीक है। कोई भी डाउट हो इन लाइफ, ठीक है, यू कैन शेयर विद मी। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, हम धीरे धीरे बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको हम इरेज करेंगे भाई, ठीक है, नोट कर लेंगे सभी के सभी। देखो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं यहीं से अपने पास आगे कॉन्सेप्ट बनेंगे, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे अपने पास, ठीक है। क्वेश्चन 2 की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको यही अरेंजमेंट दे रखा है। कुछ नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं ये अपने पास यहाँ पर ही दे रखा है। देखो ये अपने पास कोई रिजिड सपोर्ट दे रखा है आपको, और यहाँ पर दे रखा है ये अपने पास T2 रोप दे रखी है, यहाँ पर जो है 4 kg, ठीक है, 4 kg का अपने पास दे रखा मास दे रखा है, यहाँ पर T1 दे रखा है, ये T1 दे रखा है भाई, ये अपने पास क्या है, रिजिड सपोर्ट है। चलो भाई ये रिजिड सपोर्ट है अपने पास, और ये जो अपने पास 60 डिग्री दे रखा है। आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, क्या है बताओ, स्ट्रिंग में टेंशन बताओ। मतलब ये जो 2 स्ट्रिंग हैं, ठीक है, ये जो 2 स्ट्रिंग हैं, मान लेते हैं इस स्ट्रिंग को 1 बोल रखा है, इस स्ट्रिंग को 2 बोल रखा है, तो आपको पूछा है T1 एंड T2 की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है, सिस्टम इज एट रेस्ट, ठीक है। तो हम बात करें जो सिस्टम है ना, सिस्टम इज एट रेस्ट, और जब सिस्टम रेस्ट पर होता है ना, मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। 4 kg की मैं बात करूं, देखो एबीडी बनाओ, कोई भी सिस्टम के बारे में बात करनी है, न्यूटन्स लॉ के बारे में, तो एबीडी बना लो आप 4 kg। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो गया, 40 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लगेगा, mg। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाला जो फोर्स लगेगा, ठीक है, अच्छा ये भी स्ट्रिंग दे रखी है, इस स्ट्रिंग को मैं बात कर लेता हूँ, मान लेते हैं T3 स्ट्रिंग है, ठीक है, कौन सी स्ट्रिंग है, T3 है, ये पॉइंट P हो गया, ये 3 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास T3।
तो T3 जो है वो कितना हो गया 40 न्यूटन। वाह जी, T3 कितना हो गया 40 न्यूटन, क्योंकि रेस्ट पर है। अब बात करूँ पॉइंट P की बात कर लेता हूँ। पॉइंट P की बात करूँ तो पॉइंट P के ऊपर एक तो अपने पास 60 न्यूटन फोर्स इस तरफ लगेगा, मतलब यहाँ पर जो है टेंशन लगेगा T2 है, तो T हो गया T2। अच्छा, ये वाला जो एंगल है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है आपको, ठीक है। साथ ही साथ में बात करें कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर है ये टेंशन T1 आएगा, और यहाँ पर मैं बात करूँ नीचे की ओर आएगा T3। सही है, सही है, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है भाई, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो देखो पॉइंट P क्या है, पॉइंट P जो वो रेस्ट पर है, ठीक है, रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर तो ये वाला क्या होगा कंपोनेंट, ये हो जाएगा अपने पास T2 कोसाइट की वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो 1/2 होती है, तो T2/2 हो गया, ठीक है, T2/2 हो गया, सही है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कितना आ जाएगा T2 साइन 60, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, तो ये अपने पास हो गया। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, ये पार्टिकल, ये जो पॉइंट P है वो रेस्ट पर है। अब ये पॉइंट P रेस्ट पर है, तो मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए सर। अजी वाह जी सर, मतलब नेट फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए। वाह जी सर, अब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ Fx 0 होना चाहिए, प्लस समेशन ऑफ Fy 0 होना चाहिए सर, समेशन ऑफ Fz 0 होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्सेज है वो भी 0 होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में फोर्सेज है वो भी 0 होना चाहिए, जेड डायरेक्शन में जो फोर्सेज है वो भी 0 होना चाहिए। मतलब मैं बोलूँ कि एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है, ये वाला फोर्स इक्वल होना चाहिए, तभी तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। इसका मतलब मैं बात करूँ सर एक बात बताओ, T1 जो हो गया वो T2/2 हो गया। अच्छा, T1 कितना दे रखा, अच्छा T1 तो नहीं दे रखा, चलो भाई इतना बात समझ में आता है, एक बात ये आया, ठीक है। साथ ही साथ में अच्छा इसकी बात करें T2, ठीक है, वाई डायरेक्शन में फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है, समेशन ऑफ Fx के लिए है ये वाला। तो अच्छा, समेशन ऑफ Fy के लिए बात करें तो सर T2 √3/2, और यहाँ पर जो है ये होना चाहिए T3, और T3 कितना है, T3 40 न्यूटन है। वाह सर, मतलब T2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 80/√3 न्यूटन। वाह सर वाह, गजब, बोल हाँ कि ना। अरे स्माइल आनी चाहिए चेहरे पर, बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट निकल के आ गई है। देखो यहाँ पर जो है हमने क्या लगाया, ये नेट फोर्स 0, ठीक है, यहाँ पर घुमाव मतलब रोटेशन इफेक्ट तो हो ही नहीं रहा, रोटेशनल इफेक्ट कोई नहीं है, तो टॉर्क की कॉन्सेप्ट लेंगे नहीं, आगे डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन में। तो यहाँ पर तो लीनियर फोर्सेस को 0 कर दो मेरे बच्चे, लीनियर फोर्सेस को 0 कर दो, बस ये हो गया। अच्छा, T2 आ गया तो T1 आ गया, T1 जो है अपने पास 1/2 यानी 40/√3 हो गया। अरे वाह, बोल दे मुन्ना, शांत क्यों है। ये जो अपने पास समीशन Fy = 0 के रिगार्डिंग है अपने पास, ये वाला खत्म, टाटा बाय बाय गया, ठीक है। नोट कर ले जल्दी से, कोई डाउट रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, चलो भाई, ठीक है, इरेज कर दें, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। चलो भाई आ जाएंगे सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे, सभी के सभी लाल बाल गोपाल। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, लाल बाल गोपाल जरूरी नहीं है लाल बाल गोपाल हो, बड़े भी होंगे, ठीक है। आई रेस्पेक्ट टू ऑल, ठीक है, दोज आर एल्डर देन मी, और बहुत सारा नॉलेज रखते होंगे, ठीक है, उनकी रेस्पेक्ट है। और बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्यार है, बहुत सारा प्यार है, ठीक है, तो माइंड न करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन दे रखा आपको, ये जो है अपने पास, ये जो है वो अपने पास ये दे रखा है रिजिड सपोर्ट दे रखा, मतलब ये प्लेन दे रखा है, रे क्या दे रखा है, प्लेन दे रखा है ये वाला, चलो सही है। अच्छा 4 kg 2 kg का मास, अच्छा ये 2 ब्लॉक रख रखे हैं, ये तो रख रखा है 4 kg का, वाजी सर, और ये क्या रख रखा है 2 kg का, यानी ये तो हो गया 4 kg, ये तो है 4 kg, और ये अपने पास इसका हाफ है यानी 2 kg का मास रख रखा है, और फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। अच्छी अब की बार आया कॉन्सेप्ट तो बढ़िया, 20 न्यूटन।
4 kg टू प्लेस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है, ये वाली सरफेस क्या है, स्मूथ है, यानी ये जो है वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, नॉर्मल डायरेक्शन बिटवीन द ब्लॉक, ठीक है। प्रत्येक ब्लॉक का आपको एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक पूछ रहा है एक तो, साथ ही साथ पूछ रहा है नॉर्मल रिएक्शंस बिटवीन ब्लॉक्स, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 पूछ रहा है क्वेश्चन। आ जाएंगे सभी के सभी आ जाएंगे, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये स्मूथ है, ठीक है। देखो एक बात बताएंगे मेरे को, 4 kg रखा हुआ है, 2 kg रखा हुआ, ये 4 kg है, ये 2 kg है, और यहाँ पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा, बिल्कुल आएगा, और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो एक बात बताएंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, 4 kg और 2 kg आपस में चल रहे हैं, अटैच करके चल रहे हैं, तो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जितनी वेलोसिटी से ये चल रहा है उतनी वेलोसिटी से ये भी चलेगा। अरे दोनों कॉन्टेक्ट में है, टच में है दोनों, ठीक है, टच में है दोनों, देख क्या रहा है, टच में है तो चल रहा है भाई, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, 4 kg 2 kg, तो जितनी एक्सेलरेशन इसकी होगी उतनी भी उसी की तो होगी। जैसे मैं बात करूं कि मान लीजिए आप एक छोटी सी अपने पास आप कार में हैं, कार में बैठे हैं, कार में जा रहे हैं, तो कार जिस एक्सेलरेशन से चल रही है तो आप भी तो कार में बैठे हैं, तो आपका एक्सेलरेशन भी तो वही होगा। तो वही बात है कि ये 4 kg है, ये इसके पास में है, ऐसे मान लो कि ये 4 kg अलग नहीं है, ये आपस में अटैचमेंट है, जुड़े हुए हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो हम बात करें, तो ये बात करें सिंस, हम बात करें सिंस, ठीक है, सिंस पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स आर, ठीक है, सिंस पार्टिकल्स आर अटैच्ड, ठीक है, तो हम बात करें थस, हम बात करें कि A1 जो होगा वो A2 के इक्वल होगा, तो इसको बोल देते हैं 1 पार्टिकल, इसको बोल देते हैं 2 पार्टिकल, यानी 1 2 1 के इक्वल, ठीक है, ठीक है। तो हम बात करें कंसिडर दिस एज ए होल सिस्टम, होल सिस्टम की मैं बात करूं तो टोटल सिस्टम की बात करूं, देखो 4 kg है, ठीक है, 4 kg है और 2 kg है, तो इसके ऊपर जो है नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, देखो इस सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, ये जो है इस सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बाहर से, कितना लग रहा है भाई, बाहर से जो फोर्स लग रहा है वो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब बात करूं कि जो अपने पास जो न्यूटन्स का जो नियम है वो कहता है कि नेट फोर्स जो होता है ना, नेट फोर्स जो होता है वो dp वेक्टर अपॉन dt आता है। अब नेट में तो एक्सटर्नल भी आता है, इंटरनल भी आता है, यानी एक्सटर्नल भी आता है और इंटरनल भी आता है। तो मेरे बच्चे मैंने पहले बताया था जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं उनके द्वारा वर्क डन 0 होता है, वर्क डन 0 होता है, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो वर्क डन, कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा इंटरनल फोर्सेज, सिस्टम में इंटरनल फोर्सेज का कोई योगदान नहीं होगा बॉडी को चलाने के लिए, केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्सेज, क्योंकि इसमें इंटरनल फोर्सेज ये आएगा नॉर्मल डायरेक्शन, ये इस तरफ लगेगा, ये इस तरफ लगेगा, टोटल फोर्स कितना है, 0 हो गया। इंटरनल फोर्सेज की बात करें तो इंटरनल फोर्सेज टोटल 0 हो जाएंगे, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड उतना होगा उतना ही इसका हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास वो तो देख लेंगे कैलकुलेट करके, लेकिन नेट जो है अपने पास वो हो जाएगा 0, ठीक है, वो कितना भी हो सकता है, N1 N2 भी आ सकता है, वो देखते हैं अपन। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन, तो मैं बात करूं कि जो F इक्वल टू एम ए है, तो वहां से क्या लिख सकता हूं कि 20 जो है, देखो F इक्वल टू एम ए हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पर जब अपन P इक्वल टू एम भी रख देते हैं तो नेट जो M जो वो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाता है डिफ्रेंशिएशन से, तो अपने पास ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो F इक्वल टू एम ए से बात करें तो M की वैल्यू जो है वो टोटल सिस्टम का 4 + 2 kg यानी A हो गया, यानी A जो अपने पास हो गया वो आएगा अपने पास 20/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये जो है वो A1 जो है वो A2 के इक्वल आया, कितना है 20/6 या 10/3 कर देते हैं, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो अपने पास आया एक्सेलरेशन आया,
ठीक है, मतलब दोनों जो बॉडी है वो सेम एक्सेलरेशन चल रही हैं और उनका है कितना वैल्यू 10/3, ठीक है 10/3। अच्छा जी, अब बात करें कि 4 kg की बात करूं मैं, तो 4 kg की मैं बात करूं तो देखो 4 kg की मास की यदि मैं बात करूं तो इसके ऊपर यदि एफबीडी बनाए तो इसका 20 न्यूटन तो ये फोर्स लग रहा है। साथ ही साथ में देखो इसके ऊपर एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg यानी 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है। साथ ही साथ में इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन और लग रही है यानी सरफेस के द्वारा, और एक जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ये वाला लगा रहा है, मतलब ये वाला सरफेस यानी N1। ये अपने पास क्या हुआ, एफबीडी हो गया इसका। और 2 kg का एफबीडी कितना हो गया भाई 2 kg की मैं बात करूं तो भैया 2 kg की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो वो 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के द्वारा, और नॉर्मल रिएक्शन इतना लगेगा अपने पास। बात कर लेता हूँ एंडेस बोल देता हूँ इसको, क्या बोल देता हूँ एंडेस बोल देता हूँ, ठीक है एंडेस, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, ये वाला जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन है वो N1 ही होगी, ठीक है। ये वाला जितना फोर्स लगा है उतना ही फोर्स अपने पास, नॉर्मल रिएक्शन तो सेम ही होगी ना, एक्शन रिएक्शन लो जितना इतना फोर्स लगाएगा उतना ही ये वाला फोर्स लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ को याद करो, ठीक है न्यूटन थर्ड लॉ को बात याद करो, जब भी कोई सिस्टम पर हम फोर्स लगाते हैं तो उतना ही वो फोर्स अपने को अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। याद है या भूल गए, चलो तो N1 हो गया, ये N2 हो गया, ठीक है ये N हो गया, सॉरी ये N1। अब बात करें देखो ये 2 kg वाला जो ब्लॉक है ना, क्या वाई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है क्या, बताओ मेरे को। हाँ तू बताएगा, हाँ बता मुन्ना, क्या ये वाई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, क्या ऊपर जा रहा है, नहीं केवल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, केवल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब वाई डायरेक्शन में नोट चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, मतलब वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। वाह सर वाह, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा 0, और वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, मतलब एंडेज जो होगा वो एंडेज जो हो गया वो हो गया 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा, एंडेज तो 20 हो गया। अच्छा जी, अच्छा अक्स डायरेक्शन में चल रहा है, वहाँ चल रहा अक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो अक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो एफ एक्स इक्वल टू समेशन एम ए एक्स हो गया। एम तो कौन सा तो बाहर ले लो, तो अक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, अक्स डायरेक्शन में N1 फोर्स लग रहा है, तो N1 इक्वल टू एम तो बाहर हो गया। अच्छा इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन तो 10/3 है, तो यानी 10/3 हो गया, यानी 10/3 हो गया। और मास कितना है इसका, मास तो 2 kg है, मास तो हम 2 kg बोल देंगे। तो ये जो हो गया N1 की जो वैल्यू है वो आएगी 20/3 न्यूटन, 20/3 न्यूटन। वाह सर गजब, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी देखो इस वाले ब्लॉक की मैं बात करूँ तो समेशन Fy 0 है, इसका मतलब N जो है वो 40 न्यूटन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन आई, ये N से कन्फ्यूजन मत होना, ये न्यूटन जो यूनिट है इसकी, ठीक है। अच्छा वाई डायरेक्शन की बात करें तो समेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन की बात करें तो समेशन ऑफ एफ इंटू ए एक्स हो गया। अच्छा एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स, देखो बॉडी किस तरह मूव कर रही है, इस तरह मूव कर रही है, ठीक है हम ये मान रहे हैं कि इस तरह मूव कर रही है। तो बॉडी जब इस तरफ मूव कर रही है तो इस बॉडी के ऊपर एक तो फोर्स इस तरफ से लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और एक मैं इस तरफ लगा रहा हूँ, और ये वाला जो कहता है कि नेट फोर्स होना चाहिए, नेट फोर्स, टोटल फोर्स, नेट फोर्स। तो या तो आप वेक्टर डायरेक्शन लगा सकते हैं कि भाई 420 है वो उसको प्लस ले, ये वाली जो डायरेक्शन वो पॉजिटिव ले लो और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव ले लो, या सिंपल भी बात कर सकते हैं। देखो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा इसके कंपेरिजन, तभी तो ये आगे बढ़ेगा, समझ रहे हो। मतलब कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर मैं एक्स डायरेक्शन फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से पुश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से जितना पुश कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन मेरे पास N1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उसको मूव करने के लिए एक पर मैं जिस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन मूव करने के लिए मेरे वाला फोर्स अपोजिट फोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, वो डिफरेंस होना चाहिए नेट फोर्स, ठीक है। और वो डिफरेंस वो MA के इक्वल आएगा, मतलब मैं बोलूँ 20 माइनस N कर दूँ, मतलब 20 ज़्यादा है 20 माइनस N1 कर दूँ तो मेरे पास M आ जाएगा, और M जो है अपने पास 4 और A जो है 20 यानी 40/3 हो गया, यानी N1 जो अपने पास आ गया 20 माइनस 40/3 हो गया, यानी N1 की वैल्यू आ गई 20/3 न्यूटन, ठीक है हो गया दोनों सेम ही। अच्छा ये क्या निकाल दिया भाई, हाँ ठीक है N2 निकालना था क्या, ठीक है अच्छा वो तो सेम ही आएगा यार, कर क्या रहे थे हम अभी तक, ये तो दोनों सेम ही है, ठीक है। N1 निकलना तो N1 तो आ ही गया, पूछ क्या रहा एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन निकल गया, बहुत बढ़िया, कर क्या रहे हैं, हो तो गया क्वेश्चन।
फ्लो में यार पता नहीं क्या कर रहे हो, तुम भी बता नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलो वो बहुत बढ़िया, वाजी वाह सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो मैकेनिक्स का सिंपल सा रूल है। मैकेनिक्स में हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करें तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम जो है एफबीडी से सोल्व हो जाती हैं। आप फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बना लो और F = ma की जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ लो। ठीक है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको अच्छे से समझ लो और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लो। आपकी मेजॉरिटी ऑफ जो प्रॉब्लम्स है वो ऐसे चुटकियों में हल हो जाएंगी, चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अरे F = ma का जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ लो आप। तो ये होता है नेट फोर्स देख लो। ठीक है, नेट फोर्स देख लो कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। बात करूं मैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर मैं 40 न्यूटन का लगा रहा हूँ तो बॉडी किस फोर्स से मूव करेगी? तो बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है वो तो देखो, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स तो 20 है ना, इसी फोर्स से वो मोशन करेगी, इसी फोर्स से वो मोशन करेगी। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट है वो छोटी सी आप ध्यान में रखो और बाकी जो है नॉर्मल क्वेश्चन सारे इजी से सोल्व हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और बाकी बाद में भी कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने दे रखे हैं, व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो इन फिजिक्स। बात करें, एक और क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखो अच्छा ये दे रखा है, डायग्राम दे रखा है ये भी, तो ये अपने पास दे रखा है, फिगर दे रखा है। ठीक है, ये अपने पास दे रखा है, एक अपने पास रोप दे रखी है यहाँ से और एक दे रखी है अपने पास यहाँ से। ठीक है, ये दे रखी है आपको यहाँ से दे रखी है भाई। वाह जी वाह सर, वाह जी वाह सर। और यहाँ से जो है 1 kg का आपको मास जो हो लटका के रखा है। वाह सर। ये जो अपने पास हो गया मेरे बच्चे 30 न्यूटन का 30 डिग्री एंगल हो गया। ये जो अपने पास हो गया 60 डिग्री एंगल हो गया। और एक आपको बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट रखे, ये जो है वो 90 डिग्री का फोर्स है। 90 डिग्री एंगल है, बार बार फोर्स की याद आ रही है। ठीक है, व्हाट आर द अच्छा टेंशंस फ्रॉम द टू स्ट्रिंग। ठीक है, 1 kg मास है, टेंशन T1 और T2 निकालना है। मतलब ये 1 रोप है, ये 2 रोप है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रखा है कि फाइंड आउट टेंशंस वो वाले टेंशन नहीं जो आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं वो वाले टेंशन की बात नहीं हो रही। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप जो है अपनी टेंशन को दूर रखो और फिजिक्स को पढ़ो। ठीक है, टेंशन का क्या यार, टेंशन तो ज़िंदगी भर चलती रहेगी। किसी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जो आदमी जिंदा है ना उसी को टेंशन होती है, मरने के बाद खाएंगी टेंशन। तो टेंशन है तो प्राउड फील करो यार, लाइफ है ही चैलेंज के लिए, लाइफ है ही दुख के लिए। ठीक है, गौतम बुद्ध ने कहा था अपने हार्श वचनों में, उन्होंने कहा था कि जो जीवन है ना वो दुख है और आप जो सुख की चाह कर रहे हैं ना वो उस दुख को भुलाने के लिए कर रहे हैं। प्रतिपल आपके जीवन में दुख है। ठीक है, शरीर का कष्ट है, ठीक है, मानसिक कष्ट है। ठीक है, तो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, बॉडीली प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं लाइफ में। ठीक है, बस करना क्या है, डट कर खड़े रहना है। ठीक है, डट कर क्या करना है, खड़े रहना है। लाइफ एक बार आपको पंच दे, वापस से खड़े हो जाओ, वापस से पंच दे, वापस से खड़े हो जाओ, वापस से पंच दे, वापस से खड़े हो जाओ। यही है बस, और कोई नहीं है। यही रूल है लाइफ, और कुछ भी रूल नहीं है मेरे बच्चे। जहाँ पर स्टैंड, जहाँ पर हो आप वहीं से स्टार्ट करो, थोड़ा स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब सपने तो बहुत बड़े देख लिए और यहाँ पर है। लेवल है ना आपका, जैसे आप इस लेवल पर है तो आपका लेवल तो आपको पता है कहाँ पर है, पता है। ये तो सभी को पता होता है। ठीक है, ईमानदार हो तो सबको पता है कि अपना लेवल ये है। इस लेवल से बस थोड़े से ऊपर जाने की कोशिश करो। यही जो है, यही टारगेट होना चाहिए और यही लाइफ का उद्देश्य है। प्रतिपल अपनी कॉन्शियसनेस को ग्रो करते रहे। ठीक है, प्रतिपल
हर एक टाइम पर अपनी कॉन्शियसनेस को ग्रो करने की टेंडेंसी रखें, यही लाइफ का गोल है, ठीक है, और कोई गोल नहीं, ठीक है। जितने भी इश्यूज हैं रहेंगे, उन इश्यूज को रहते हुए आप जो है कर रहे हो सही काम, सही डायरेक्शन में अपने डेवलपमेंट कर रहे हो, अपना जो ग्रो कर रहे हो वही इंपॉर्टेंट है, वही टारगेट है, ठीक है। बाकी इश्यूज तो चलते रहेंगे, टेंशन तो चलती रहेगी। चलो अब ये बात तो टेंशन हमने कर ली, लेकिन हम स्ट्रिंग की टेंशन वो भी हम निकाल लेते हैं कि कितनी टेंशन है इसके पास, ठीक है, इसके पास कितनी टेंशन है, स्ट्रेच कितना हुआ है। टेंशन किसी बॉडी के ऊपर कब आती है, टेंशन किसी बॉडी के ऊपर कब आती है, जब खिंचाव हो दोनों तरफ से। यदि मान लीजिए एक ही डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है और दूसरी डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो कोई टेंशन नहीं आएगी भाई। टेंशन कब आती है, जब कसमकस चलती हो जिंदगी में, कसमकस चलती हो, एक साइड से इस तरफ खींच रहा है, एक साइड से उस तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो वही जो कसमकस है यहाँ पर भी है। कैसे, देखो ये जो रोप है, इस रोप में यहाँ पर जो फोर्स है वो, ये जो टेंशन है वो T1 बाहर की तरफ आ रही है। कैसे आई, ये क्यों आई, देखो यहाँ पर ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, यहाँ पर देखो ये, तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, इस पॉइंट P की बात कर रहे हैं ना, तो पॉइंट P का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो बात करें पॉइंट P के फ्री बॉडी डायग्राम की, तो यहाँ पर जो टेंशन है ये तो T1 है, और ये वाली जो टेंशन है इसको बोल देता हूँ मैं T3 बोल देता हूँ, ये T3, ये थर्ड अपने पास बोल देता हूँ। अच्छा T2 की बात करूँ, तो T2 की बात करूँ तो ये अपने पास हो गया T2, ये अपने पास हो गया T2, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है, ये T2 हो गया और ये T3 हो गया, ठीक है। अच्छा 1 kg का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये 30 डिग्री है ना, ये एंगल जब 30 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल अपने पास, ये अपने को पता है, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को एक बात बताओगे तुम लोग कि ये वाला एंगल अपन देख सकते हैं, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये अपने पास 90 डिग्री हो गया, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं हम, इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं। देखो ये वाला जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खिंचो आप, ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री हो गया, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हो गया 120 डिग्री हो गया, ठीक है, 120 डिग्री हो गया। अच्छा ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल बता सकते हैं, ये हो गया अपने पास 60 डिग्री, ये हो गया अपने पास 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया भाई, ये अपने पास हो गया टोटल एंगल 0, ठीक है, और ये हो गया 150, ठीक है, 150 डिग्री, सही है, बहुत बढ़िया। अब देखो इस पॉइंट P है, जो पॉइंट P है ना, इस पॉइंट P के ऊपर जो है वो एक तो इस तरफ फोर्स लग रहा है, एक इस तरफ फोर्स लग रहा है, एक इस तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, और तीनों आपको एंगल पता है, ठीक है। और ये जो तीनों फोर्सेज है ना, ये कोप्लेनर फोर्सेज हैं। कौन से फोर्सेज हैं, कोप्लेनर फोर्सेज हैं, कोप्लेनर फोर्सेज हैं, ठीक है, मतलब नेट फोर्स कोप्लेनर फोर्सेज हैं। तो हमने एक बात बताई थी आपको, लामी की थ्योरम आती है कि यदि आपके पास एक फोर्स F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, इस प्रकार से फोर्सेज हैं, यानी F1 वेक्टर इस तरफ से है, ये F2 वेक्टर इस तरफ से है, F3 वेक्टर इस तरफ से है, ये θ1 एंगल है, ये θ2 एंगल है, ये θ3 एंगल है, तो अपने पास जो एक बेहतरीन जो फॉर्मूला आता है F1 sin θ1 इजक्वल टू F2 अपॉन sin θ2 इजक्वल टू F3 अपॉन sin θ3, ये अपने पास आता है। बोल ये आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो ये वाली कॉन्सेप्ट मेरे को यहाँ पर लगानी है, सिंपल डायरेक्ट आ जाएगा। देखो T1 जो है ना, T1, तो T1 की मैं बात करूँ, T1 इसके जस्ट सामने का एंगल कितना है, T1 sin 150 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, ये अपने पास क्या है, लामी थ्योरम है, ठीक है, लामी थ्योरम है, ठीक है, ये लामी थ्योरम T1 अपॉन साइन 150 डिग्री। अच्छा इसको इरेज कर देते हैं यार, ठीक है, T1, अच्छा इसको कर दें हम, देखो T1 अपॉन साइन 150 डिग्री, ठीक है, अपॉन T2 अपॉन साइन, T2 की बात करें तो T2 120 डिग्री हो गया, ठीक है, T3 अपॉन साइन कितना हो गया 90 डिग्री। आपको क्या निकाला, अच्छा T3 तो हम निकाल सकते हैं, 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो यहाँ पर तो 10 है, ये T3 है, ये रेस्ट पर है, तो इसका मतलब T3 जो है वो अपने पास कितना हो गया, 10 न्यूटन का फोर्स आ गया,
अच्छा एक बात बताएंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, बोलो। इसको लिख सकता हूँ साइन 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, और T3 कितना है? T3 तो अपने पास 10 है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अच्छा साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब T1 साइन 30 डिग्री, T1 साइन 30 डिग्री ये जो है वो किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। साथ ही साथ में इससे भी देख लें, T2 साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री जो हो गया वो कितना हो गया? 10 के इक्वल हो गया, यानी जो T1 हो गया और T1 जो हो गया अपने पास हो गया 5 हो गया, 5 न्यूटन हो गया, बोलो। और जो T2 हो गया, ठीक है, 20/√3 हो गया, क्या हो गया? 20/√3, ये अपने पास आ गया 20/√3 न्यूटन। सिंपल है यार, बस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या रखनी है? लामी थ्योरम, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका भी हम बता सकते हैं इसका, कंपोनेंट मेथड लगा दो यार। कंपोनेंट मेथड क्या है? कंपोनेंट मेथड में, कंपोनेंट मेथड में ये है कि ये पॉइंट रेस्ट पर है ना, इसका मतलब अक्ष डायरेक्शन में जो फोर्सेज है, वाई डायरेक्शन फोर्सेज है वो 0 होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, मान लेते हैं T2, मतलब ये होना चाहिए T1 जो है वो कोस 30 डिग्री जो है वो आ जाएगी अपने पास T2 कोस 60 डिग्री। साथ ही साथ में T1 अपने पास साइन 30 डिग्री प्लस अपने पास T2 साइन 60 डिग्री जो है वो इस 10 के इक्वल आना चाहिए, मतलब ये वाले जो फोर्सेस है वो नीचे वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए। सिंपल सी बात है, हो जाएगा यहाँ से सोल्व, ठीक है, कर लेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आगे जो है इस कॉन्सेप्ट से आप ट्राई करो और मैच करो, ठीक है, आप ट्राई करो और मैच करो इस क्वेश्चन को। करोगे क्या? करोगे क्या तुम लोग? ठीक है, चलो क्वेश्चंस को ट्राई करना भाई, ठीक है, क्वेश्चन को ट्राई करना। चलो भाई इतना हुआ अपने पास, चलो भाई आ जाएंगे सभी के सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं, ठीक है, T2 ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं अपने को। चलो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, पहले तो इसमें इंक डाल लेते हैं यार, ठीक है। और सब बढ़िया, सब कैसी चल रही है भाई स्टडी? सर क्या है कि स्टडी, ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं ख़त्म होती, यही हो रहा है क्या? बोल मेरे मुन्ने, कोई डाउट हो ना तेरे से लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम है शेयर कर लिया कर यार, ठीक है, शेयर करनी भी चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो भाई ज़्यादा डिस्कशन नहीं, अदरवाइज मैं भावुक हो जाऊंगा। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 4 to 1, 4 kg, 2 kg, 1 kg, 4 kg, 2 kg और 1 kg। यहाँ से स्ट्रिंग से आपने टाई कर रखा है इसको, और 40 न्यूटन के फोर्स लग रहा है भाई, 14 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। पूछ क्या रहा है? एक्सीलरेशन ऑफ इस ब्लॉक, टेंशन ही नीचे स्ट्रिंग। वाह जी वाह, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या पूछ रहा है, पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक पूछ रहा है। दूसरी जो बात पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ये पूछ रहा है। अब बात करें, देखो पहली बात करें, एक बात तो आपको पता है, ये 40 न्यूटन से ये जो तीनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, ठीक है, अटैचमेंट है, अटैच्ड है आपस में, ठीक है, अटैच्ड है, तो तीनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे तो तीनों का एक्सीलरेशन क्या होगा? सेम होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो बात करूं मैं, सिंस all blocks
ऑल ब्लॉक्स आर कनेक्टेड, ठीक है, ईच अदर, ठीक है, हैंस देयर विल बी कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। दैट इज मैं ये बोल सकता हूं कि 4 kg का जो है वो एक्सेलरेशन 2 kg का जो है और एक्सेलरेशन 1 kg का जो वो सेम होगा, और वो होगा कितना, नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी F एक्सटर्नल अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, और नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना 14 न्यूटन है, और ये हो गया 7 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो वो एक्सेलरेशन आ गया। यानी मैं बोलूँ कि A4 इजक्वल टू A2 इजक्वल टू A1 जो है वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो अपने पास एक्सेलरेशन आ गया। पहला जो क्वेश्चन आ गया। सेकंड की मैं बात करूं, भाई आपसे पूछ रहा है कि इस हर एक स्ट्रिंग में क्या बताओ, टेंशन बताओ। टेंशन ही तो पूछा है ना, तो इसमें इस वाले में टेंशन पूछा है, इस वाले में टेंशन पूछ ले, ठीक है। तो दोनों का हम क्या करते हैं, डिस्कस करें। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बताएंगे। देखो 4 kg की मैं बात करूं, 4 kg में बात करूं, देखो 4 kg की मैं बात करूं तो देखो इस 4 kg के ऊपर एक फोर्स इस तरफ लग रहा है। मान लेते हैं ये जो है वो T1 है, क्या है, T1 है। अच्छा इसके ऊपर एक फोर्स नीचे लग रहा है यानी 40 न्यूटन। अच्छा इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर लग रहा है यानी N1 बोल देता हूँ मैं, ठीक है, ये N1 बोल देता हूँ। ये जो बॉडी है वो केवल एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रही है, यानी वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब क्या है, ये वाले फोर्स इक्वल होना चाहिए। मतलब मैं बोलूँ कि N1 जो वो 40 न्यूटन का होना चाहिए। साथ ही साथ में T1 जो है ये फोर्स, T1 जो वो खुद क्या आ जाएगा M4 इंटू A4, यानी T1 जो है ये जो टेंशन है भाई एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, F इक्वल टू M A। तो 4 कितना हो गया, मास तो हो गया 4 kg, और A कितना है, A अपने पास 2 है, यानी T1 जो हो गया वो हो गया 8 न्यूटन। टेंशन T1 आ गया। अच्छा 2 kg का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, 2 kg का यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर तो हो गया 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन N2 लग रही है। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि मान लेता हूँ, अच्छा यहाँ पर जो टेंशन है वो तो T1 ही है। इस वाली रोप में कितनी टेंशन होगी, मान लेते हैं T2 है। समझ रहे हो क्या, अरे बात समझ रहे हो क्या मुन्ना, समझ रहा है क्या तुम। देख यहाँ पर देख ये T1 है, देख यहाँ पर T1 है, यहाँ पर क्या है T1 है, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि T2 है। रोप चेंज होगी, मैं बात कर लेता हूँ T2 है, ठीक है। तो ये T2 हो गया। तो ये वाला जो है एक्स डायरेक्शन मोशन करना है, एक्स डायरेक्शन मोशन करा तो N2 इक्वल टू 20 न्यूटन हो गया। ये तो नॉर्मल रिएक्शन आ गई। एक्स डायरेक्शन मोशन कर रहा मतलब इस डायरेक्शन मोशन कर रहा, मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए इसके कंपेरिजन में। मतलब ये हो जाएगा T2 माइनस का T1 इक्वल टू M इंटू ए, यानी 2 इंटू ए कितना है, ए तो अपने पास दोनों का सेम है यानी 2 हो गया, सभी का सेम है। तो T2 इक्वल टू हो गया, T1 कितना है 8 हो गया, 8 प्लस 4 यानी हो गया 12 न्यूटन का फोर्स, यानी T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू 12 न्यूटन आ गया। बॉल सही है क्या। और ये वाला तो 40 न्यूटन फोर्स खींच रहा है, ये तो 40 न्यूटन खींच रहा है भाई, ये तो सेम 40 न्यूटन है ही, ठीक है। ये अपने पास सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, क्या क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान रखना है फ्री बॉडी डायग्राम और छोटी बहुत कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई आगे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है अपने पास, और टाइम क्या हो गया वो भी देखेंगे, ठीक है। टाइम क्या हो गया, चलो एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी टाइम है अपने पास, एक और क्वेश्चन को हम डिस्कशन में लेंगे। एक और क्वेश्चन आपकी खिदमत में। चलो भाई बहुत ही बढ़िया। चलो चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 4 kg 2 kg है, 120 न्यूटन से ऊपर की ओर खींच रहे हैं। देखो ये आपके पास दे रखा है 4 kg,
और इसको टाई कर रखा है 2 kg के साथ, ठीक है। और ऊपर से हम खींच रहे हैं 120 न्यूटन के फोर्स से, 120 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक टेंशन इन स्ट्रिंग। यार एक्सेलरेशन पूछ रहा है इन सब का, तो एक्सेलरेशन तो हम बात करेंगे। देखो ऊपर क्यों चल रहे हैं दोनों, ऐसे 2 kg है और ये तो नीचे 2 kg है, 4 kg है, और ऊपर से 120 न्यूटन के फोर्स से ऊपर की ओर खींच रहा हूँ, ऊपर की ओर खींच रहा हूँ, सिंपल। तो क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है कि A4 kg कितना हो गया और A2 kg कितना हो गया, और टेंशन तो निकालनी है भाई। तो भाई क्या करना है बच्चे, मेरे को बता दे जल्दी से। सिंपल एबीडी, ठीक है। तो सिंपल हम करेंगे ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करें तो देखो 4 kg की मैं बात करूं, ये तो हो गया अपने पास 4 kg। देखो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ना मेरे बच्चे, एक तो लग रहा है ये जो है, यानी एक तो लग रहा है 40 न्यूटन जो है ग्रेविटी लगा रही है, ठीक है। साथ ही साथ एक जो स्ट्रिंग है वो भी लगाएगी, स्ट्रिंग को बोल देता हूँ मैं टेंशन T से, ठीक है। और एक इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन, और इसका एक्सीलरेशन मेरे को नहीं पता, मैं बोल देता हूँ A हो गया। एक बात बताओ, दोनों जो है ब्लॉक एक साथ मोशन करेंगे, मतलब दोनों के जो है वो जो एक्सेलरेशन है वो दोनों के सेम ही होंगे, ठीक है। दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे? सेम ही होंगे। मान लेते हैं A हो गया, दोनों का क्या हो गया? A। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, देखो समेशन ऑफ एफ एक्स तो 0 है, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एम समेशन ऑफ ए वाई। तो वाई डायरेक्शन में देखो ऊपर की ओर 120 न्यूटन का फोर्स है, माइनस का यहाँ पर हो गया 40, माइनस का T नीचे की ओर है, यानी एम ए यानी 4 इंटू ए, ठीक है, सही है, ठीक है। अब मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर हो गया 80 माइनस का T इज इक्वल टू हो गया 4A, एक नंबर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि 2 kg वाले ब्लॉक की बात कर लो सर 2 kg वाले ब्लॉक की यदि बात करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेंशन T आ जाएगा सर, और यहाँ पर हो गया 20 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा, ये भी एक्सेलरेशन ऐसे मोशन कर रहा है सर। तो एक बात बताओ सर, T माइनस का 20 इज इक्वल टू एम ए, यानी 2 इंटू ए हो गया, यानी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो सर 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल निकाल सकते हैं अच्छे से, दोनों को ऐड कर देंगे तो 80 माइनस का 20 इज इक्वल टू 6A, ठीक है। तो A जो हो गया ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो सही है क्या? हाँ जी सर। टेंशन T कितना हो गया? टेंशन T हो गया सर 20 प्लस 2A यानी 20, यानी सर टेंशन जो हो गया वो हो गया 40 न्यूटन। वाह सर, गजब, इजी है। इतना इक्वेशन से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक्सेलरेशन तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। देखो कैसे, एक बात बताओ मेरे बच्चे, एक बात बताओ कि इस सिस्टम के ऊपर ये सिस्टम एक साथ चल रहा है, ये सिस्टम एक साथ चल रहा है ना? बिल्कुल चल रहा है सर, एक साथ चल रहा है एक साथ। इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स कितने हैं? एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से हैं? एक तो 120 न्यूटन है एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर ग्रेविटी लगा रहा है यानी 40, और यहाँ पर लगा रहा है 20। ये तो इंटरनल फोर्सेज हैं, सिस्टम के अंदर से हैं। तो जो एक्सीलरेशन जो आएगा वो एफ एक्सटर्नल अपॉन टोटल एम से भी निकल सकता है। तो ए इक्वल टू बात करूँ एक्सटर्नल फोर्स कितने हैं, यानी 120 माइनस का 40 माइनस का 20 अपॉन यहाँ पर कितना है 6 हो गया, ये हो गया 60 अपॉन 6, यानी ए की वैल्यू डायरेक्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। बोल सही है? अरे सही है क्या? इजी है ना? बहुत बढ़िया, नोट कर इसको जल्दी से। ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, ठीक है। 1 घंटे के ऊपर हो गया, फिर आप बोलोगे सर इतने लेंदी वीडियोस बना देते हो आप, समझ में आता नहीं, ठीक है। इतना सीटिंग अरेंजमेंट है नहीं अपना। देखो मेरे बच्चे, अभी एक अपने पास
लेक्चर और आएगा केवल और केवल न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स अभी ख़त्म हुए नहीं है मेरे पास, अभी बहुत सारे हैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, ठीक है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मेरे को बताना भी बाकी है, ठीक है। अभी एक लेक्चर को और भी हम रिकॉर्ड करेंगे जिसके अंदर हम ऑल भी न्यूमेरिकल्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को ऐड करेंगे और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स को ऐड करेंगे वहाँ पर, वेज प्लेन वाले, पुली ब्लॉक सिस्टम के, ठीक है। और फिर आगे हम कनेक्टेड के मतलब न्यूटन के जो लॉज हैं, एनएलएम जो है वो सारी मैकेनिक्स में चलेगी, जितनी भी 11th की फिजिक्स सब में चलेगी, आगे तक चलेगी, फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है, विस्कोसिटी, सब आगे तक चलेगा, डिस्कशन लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और कीप डूइंग आउटडोर एक्टिविटीज़, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।